हेलो एवरीवन, विज्ञान विक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक्स के रेफरेंस बुक के दमदार क्वेश्चंस। यहां पर हमारी ये जो यूट्यूब सीरीज शुरू हुई है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपको स्टैंडर्ड बुक की जो ऑर्गेनोमेटालिक्स के अभी हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसके जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर का आपका बहुत ही गजब का फीडबैक आया था, जैसा कि आपने बोला था उसी हिसाब से क्वेश्चन हमने यहां पर फ्रेम किए हैं। चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहां पे अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार देखिएगा, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। यहां पर अगर आपसे डायरेक्ट नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड पूछा जाता तो काफी आसान हो सकता है कि आप इसको मतलब कहीं ना कहीं से एनालाइज कर पाए, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और वो कुछ सारी ट्रिक्स होती हैं उनके थ्रू आप निकाल सकते हैं। बट यहां पर से आप ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि आजकल जो CSIR नेट का या गेट का पैटर्न है वो थोड़ा एडवांस हो गया है। अगर आप सबने अभी रिसेंट का जून का जो 2024 का हमारा एग्जाम रहा है, अगर उसको आपने ढंग से देखा है तो वहां पे लगभग आपकी 35 नंबर की ऑर्गेनोमेटालिक्स आई है, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस इतने लॉजिकल और इतना ज्यादा मतलब बेहतरीन लेवल के थे कि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं याद है तो आपका 4 मार्क्स गया। जिसमें से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिला था निकलोसिन, टाइटेनोसिन और निबोसिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स आया था। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ठीक है, नहीं तो काम से गया। डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछी गई थी कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती। सिमिलरली यहां पर मेटल मेटल बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस टाइप में प्रेजेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर से कितने कार्बोनिल हमारे ब्रिजिंग होंगे, टर्मिनल होंगे, ये भी याद करना रहेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब भी आपको ब्रिजिंग और टर्मिनल CO की बात होगी तो सिर्फ 2 ही लोग आपको बता सकते हैं यहां किस फॉर्म में प्रेजेंट है। एक तो एक्सपेरिमेंटल IR डेटा अगर आपके पास गिवन है तो, दूसरा आपको रटा होगा तो। दूसरा कोई मेथड नहीं है कि यहां पे आप कॉम्प्लेक्स देख के बता दो 3D का मेटल है तो यहां पे ऐसा होगा वगैरह। हम टेंडेंसी बता सकते हैं कि जो ब्रिजिंग टेंडेंसी होती है 4D के कंपैरिजन में 3D के कंपैरिजन में 4D के कंपैरिजन में 5D में ब्रिजिंग टेंडेंसी घटती जाती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम बड़े होते जाते हैं तो उनके बीच में ब्रिज करने से जो हमारे लिगेंड्स है उनके बीच में स्ट्रेन आता है वो ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन कितने एक्चुअली में कहां पर ब्रिजिंग होंगे ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सबसे पहला किसी भी उसमें हम क्या निकालते हैं, TVE की बात करोगे तो हाइड्रोजन को हम लोग हमेशा ही क्या बोलते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। आयरन के लिए देखते हो तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन काउंट लेते हैं, टोटल 2 है तो यहां पर से 2 हो जाएगा। कार्बोनिल का टोटल 2 लेते हो, टोटल 8 कार्बोनिल है। ये माइनस है तो मतलब यहां पर क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और एक्सेप्ट करने का मतलब यहां जुड़ जाएगा तो प्लस कर देंगे। तो यहां पर से TVE आपका कितना निकलता हुआ दिखेगा, यहां पर से 1 हो जाएगा, यहां पर से 16 हो जाएगा, 16 + 1, और यहां पर से आपका TVE यहां पर से कितना हो गया 34, 16 दूनी 32, और 32 के बाद यहां 2 ऐड कर दोगे तो आपको 34 देखने को मिलेंगे। अब देखो आप यहां पर से TVE का फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते थे, मतलब यहां पर से नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है 18N - TVE/2। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला, और जिसको मैं कहता हूं कभी मत याद करो। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूं। देखिएगा, अगर यहां से आप मेटल मेटल बॉन्ड काउंट करोगे तो कितना आएगा, मेटल यहां पे N मतलब मेटल होता है तो कितना है, यहां पर से 2 है तो 18 दूनी 36 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आया 34/2, तो यहां पर से हमारा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया, आंसर है 1। ओके, हमें ये मिल जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले में रखने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। हमारे पास जैसे ही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आ गया तो इससे हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक मेटल का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 18 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 के लिए कितनी होगी 36 होगी, 3 के लिए कितनी होगी, उसी तरह हम आगे 18 ऐड करते हैं। लेकिन अब देखिए 36 में से कम कितना है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती, चाहे वो सिग्मा हो, चाहे डेल्टा हो, चाहे पाई हो, कोई भी, वहां पे ऑर्बिटल अलग अलग इन्वॉल्व होती, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होती, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
जो है दो न्यूक्लियाई के बीच में कब आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होता है। सिमिलरली यहां पे हमें यहां पर से तो आंसर पता चल ही गया है, बट मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं कि कितना होता है, दो के लिए 36 होता है, 36 से यहां पर से कम कितना है, 34 है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम है। और यहां पर से एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो, तो दो से डिवाइड कर दोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, एक। मतलब कॉमन सेंस की बात है, अगर यहां पर से 32 होता तो 4 इलेक्ट्रॉन कम होते, और एक मेटल मेटल बॉन्ड की कीमत क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के लिए कितने चाहिए, 2 मेटल मेटल बॉन्ड। अगर यहां पे 30 होगा तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड। दैट मींस आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अब सुनिएगा एक और अच्छी बात, यहां पर से इसकी जो स्ट्रक्चर है यहां पर से कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर से आप ऐसे बना सकते हो, अब देखो हाइड्रोजन जो है ना, सिर्फ एक यहां पर से एक इसकी यही फॉर्म है जो कि स्टेबल हो सकती है। और सुनिएगा यहां पर से ये क्या है, एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अब प्रॉब्लम आती है कि यहां पर कार्बोनिल कैसे, अगर हमारे पास 8 हैं तो यहां पर हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 2 3 4, ये फॉर्म भी हमारी इक्वली स्टेबल है, मतलब इक्वली स्टेबल इन द सेंस ऐसे भी एग्जिस्ट करेगी, जो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया ऐसे ही आएगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, यहां पर से अब आप जब देखने जाते हो तो यहां पर से 1 2 1 2, यहां पर से 2 2 CO कहां पे चले जाते हैं, टर्मिनल में, ठीक है। और यहां पर आपको 2 CO कहां देखने को मिलते हैं, ब्रिजिंग में। तो जिसकी वजह से ये वेरीफाई कहां से होता है, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से, ठीक है। यहां पर से म्यू वाले की, यहां पर से म्यू CO मतलब जो टर्मिनल पे हैं, तो उनकी वैल्यू जो है वो कहां आती है, अराउंड 1800 सेंटीमीटर के आसपास आती है। और जो हमारे म्यू CO टर्मिनल वाले हैं, T जिससे लिख रहा हूं, उनकी अराउंड 2000 सेंटीमीटर के आसपास आती है। तो यहां से हमें पता चलता है दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे कैसे, हमने IR डेटा लिया और हमें दो पीक मिल गई, एक 1800 पे मिल गई और दूसरी 2000 पे मिल गई, तो इससे ये क्लैरिफाई हो गया कि हमारे दो तरह के CO हैं। क्योंकि आपको पता होगा CO की हमारी बहुत सारे वैल्यूज होती हैं अलग अलग। अगर आप म्यू CO फ्री म्यू CO की बात करते हो, फ्री म्यू CO की बात करते हो तो आपको कितना देखने को मिलता है, 2143 देखने को मिलता है, ठीक है। CO टर्मिनल वालों को देखते हो तो वो कितना होता है, लगभग आपके 1850 से लेके 2120 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। म्यू2 CO वाले देखते हो तो वो कैसे होते हैं, वो 1750 से लेके 1850, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे लेविस एसिड के साथ होता है तो म्यू CO फ्री वाले से भी ज्यादा होती है। अगर आपको म्यू CO जो है वो BH3 मतलब किसी भी लेविस एसिड के साथ जब होता है तो वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या इसकी एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है वो आप जरूर मेंशन करोगे। जैसे मैंने इसकी ये एग्जैक्ट मेंशन है ना, उसी तरह इसकी भी एग्जैक्ट होती है। जिसका सही होगा वो कमेंट में क्लिक कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर बेहतरीन क्वेश्चन ये भी देखा गया है, देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं सीरियसली बता रहा हूं, वीडियो पॉज कर लो चाहे जो कर लो, ये क्वेश्चन 100 में से 95% लोग गलत करेंगे, गारंटी बोल रहा हूं। 95% प्लस यहां पर क्वेश्चन गलत होगा। अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन करेंगे ना, मैं लिख के दे रहा हूं 100% आप गलत करने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जैसे कई बार अगर आप देखोगे ये कैटालिस्ट जैसे ही देखते हो तो आपके दिमाग में क्या घूमता है, यहां पर से जैसे ही आता है तो हमारे दिमाग में मोनसेंटो एसिटिक एसिड प्रोसेस आती है, ठीक है। उसके बाद है अलोंग विद लिथियम प्रमोटर। अब जैसे ही प्रमोटर आया तब हमें याद आया, यार मोनसेंटो प्रोसेस तो कैटालिसिस में पढ़ी थी। मोनसेंटो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन में जैसे ही हम रोडियम को हटा के इरिडियम वाला कैटालिस्ट लाते हैं, वो जो हमारी कैटालिसिस है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कैटिवा कैटालिसिस में। दूसरी बात, इसके कंपैरिजन में, मतलब ये जो है मोनसेंटो का कैटालिस्ट है, इसके कंपैरिजन में जो इरिडियम वाला कॉम्प्लेक्स है वो लगभग आप ऐसे कह लो कि ये 5000 रुपए का मिलता होगा तो ये 50 रुपए का मिलता होगा। इतना ज्यादा ड्रास्टिक वेरिएशन होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो कैटिवा का कैटालिस्ट इरिडियम वाला है वो बहुत ज्यादा चीप है, इसलिए उसको यूजफुल है। दूसरी बात है कि कैटिवा का जो नया प्लांट लगाया जाता है, जैसे इंडस्ट्री होती ना, वो नया प्लांट लगाने में अगर आप मान लो 10 लाख रुपए लगते हैं, तो जो मोनसेंटो का ऑलरेडी जो खराब टाइप का प्लांट है जिसकी यील्ड कम है वगैरह, उसको अगर इसमें कन्वर्ट करना हो, मतलब बना बनाया कुछ है, जैसे एक घर है, एक नया घर बनाना हो और एक घर है उसको थोड़ा सा रिनोवेट करना हो, तो ये चीज है कि यहां पर मोनसेंटो से रिनोवेट करके कैटिवा बनाना
आसान है और इफेक्टिव होता है। मतलब नए नहीं बनाए जाते हैं, जो भी यहां पर से ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है उन्हीं को कन्वर्ट किया गया। अब जब सारे कन्वर्ट हो गए तो अब तो नया ही बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले ऐसे क्या होता है, नई प्रोसेस कुछ बनती तो नया वो सेटअप लगता है, लेकिन इसका सेटअप इसमें कन्वर्ट करना बहुत चीप होता है। पूरी प्रोसेस लगभग वही सेम होती है, सिर्फ कैटालिस्ट और कुछ कंडीशंस चेंज होती हैं। आज तक आपने क्या पढ़ा होगा, जैसे ही अगर आपको याद हो, हम लोग डिस्कस भी करते हैं यहां पर से, जल्दी से मैं एक बार बता देता हूं। यहां पे मोनसेंटो और कैटिवा की साइकिल में सिर्फ यही सबसे बड़ा डिफरेंस था, RHCO का होल ट्वाइस I2 निगेटिव ये यहां पर रहता है, और भैया यहां पे सेम वही सिस्टम है, डिफरेंस आता है तो सिर्फ इसका। साथ में यहां पर हम लोग लिख लेते हैं प्रमोटर, जिसकी वजह से प्रमोटर आपको याद होगा, इसमें आरडीएस हमारा क्या होता है, इसमें हमारा आरडीएस स्टेप जो होता है, ये याद रखना, मिथिल आयोडाइड का यहां पर ऑक्सीडेटिव एडिशन, मतलब कहीं ना कहीं स्टेप नंबर फर्स्ट ही हमारा स्लोवेस्ट स्टेप और आरडीएस स्टेप होता है इन दिस केस। व्हाइल इन दिस केस यहां पर से जो प्रमोटर यूज किया जाता है, इसको काम क्या होता है, इसके काम भी सुन लो, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनाइनिक देखो ये डायरेक्ट अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे करने तो आपको नहीं समझ में आएगा ये सब क्या चल रहा है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया होगा तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, आप कहोगे सर ऐसा क्यों है, बिकॉज इन कैटिवा आरडीएस स्टेप जो होता है ना, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, वो ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं है, सारी मैकेनिज्म वही है, दोनों की सारी मैकेनिज्म वही है। कहां पर चेंज आता है, आरडीएस और स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन, सुनना, माइग्रेटरी इंसर्शन स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और ध्यान से सुनना, जब यहां पर से प्रोसेस चल रही है, जो निगेटिव चार्ज है ना, यही मेंटेन रहता है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे। सो माइग्रेटरी इंसर्शन इन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स इज मच मोर डिफिकल्ट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स, while in neutral complex migratory insertion is faster। नहीं समझ में आया, फिर से सुन लो, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता और यहां पर से प्रमोटर का ना यूज करते तो यहां पर से माइग्रेटरी कैटालिटिक साइकिल में तो आएगा ही स्टेप, और जैसे ही माइग्रेटरी स्टेप आएगा तो वहां पर एनाइनिक होने की वजह से वो स्लो हो जाता है, तो वहां पर रेट कम हो जाती है। लेकिन इस प्रमोटर का काम क्या था, वहां पर से ये जो आयोडाइड होता है ना, आयोडाइड का एब्स्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी बच्चे प्रमोटर देखते हैं तो वो ये समझ लेते हैं ये कैटिवा है, ऐसा मत समझना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा गजब का क्वेश्चन सुन लो। प्रमोटर का काम क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाना, निगेटिव एनाइनिक कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाना। तो ये कैसे हो सकता है, इस कॉम्प्लेक्स से प्रमोटर क्या करता है, वर्ड सुन लेना बहुत ध्यान से, यही खेल कर जाता है, अब्स्ट्रैक्ट आयोडाइड, ठीक है। और आयोडाइड आपको पता है आई निगेटिव होता है, मतलब आई निगेटिव जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कैसे ऊपर, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव आएगा, और कॉम्प्लेक्स का जो निगेटिव चार्ज था पॉजिटिव निगेटिव बनके न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये वर्ड जो लिखा गया है यही सारे खेल कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट आयोडाइड। लेकिन यहां जो लिथियम आयोडाइड लेते हो ना, ये डोनर है भाई, ये डोनर है, ध्यान से सुनना, ये जो है लिथियम का आयोडाइड एज ए प्रमोटर है ना, तो ये आयोडाइड एब्स्ट्रैक्टर की जगह एक तरह से आयोडाइड डोनर की तरह बिहेव करेगा, ये याद रखना, ठीक है, डोनर की तरह बिहेव करेगा। तो कहोगे सर ये तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, नहीं भाई गलत पढ़ते चले आ रहे हो। तो कहोगे सर सही आंसर क्या है, याद रखना, हमें निगेटिव चार्ज एब्स्ट्रैक्ट करना है, आयोडाइड एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो वो ऐसी स्पीसीज होंगी जैसे आपने नाम सुना होगा, इनको भी साथ में सुनते रहोगे, इंडियम आयोडाइड या गैलियम आयोडाइड, इन तरह की जितनी भी स्पीसीजेस हैं या और भी स्पीसीजेस जो कि आयोडाइड को एक्सेप्ट कर सकें, ऐसी स्पीसीजेस ही रेट को यहां पर इनहेंस करती हैं। और अगर लिथियम आयोडाइड का यूज करोगे, मतलब लिथियम का आयोडाइड का यूज करोगे इन कैटिवा, क्योंकि हम लोगों को कैटिवा में क्या चाहिए होता है, ये अभी ध्यान से सुनना कि जो हमें चाहिए होता है कैटिवा में, पूरी प्रोसेस ये है, अभी तक की हम जो बात कर रहे हैं कैटिवा की कर रहे हैं, लेकिन अगर सर हमको लिथियम आयोडाइड का यूज कराया जाए तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, तो ध्यान से सुनो, यही तो हमारा क्वेश्चन है कि जब भी लिथियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन दिया जाए तो वो मोनसेंटो, ये तो कैटालिस्ट मोनसेंटो का है, लेकिन आयोडाइड देख के आप कैटिवा मारते। मोस्ट ऑफ द बच्चे, मतलब आप खुद अपना श्योर आंसर बताना दिल से, सही सही से,
कि कितने बच्चों ने या तो आपने मोनसेंटो लगाया होगा या तो कैटिवा, इसके अलावा कोई ऑप्शन सोचा ही नहीं होगा। जिसको कैटालिस्ट मोनसेंटो का याद होगा तो वो मोनसेंटो लगा देगा और कहोगे अरे नहीं यहां पर सर ने कुछ तो मॉडिफाई किया है, प्रमोटर तो सिर्फ कैटिवा में है और यही एडवांटेज होती है कैटिवा की, फास्ट होती है, यील्ड बेटर होती है, सस्ता होता है, तो मैं कैटिवा लगा देता हूं। 95% लोग यही लगाएंगे। और ध्यान से सुनना, यहां पर से इसे बोलते हो सेलानीज प्रोसेस, ठीक है। नई कैटालिसिस है, मतलब आप याद रखना ये नया कैटालिस्ट आपको मैं बता रहा हूं, सारी चीजें वही होती। लिथियम आयोडाइड जो कि है एज ए आयोडाइड डोनर होता है, जबकि जो आप कैटालिसिस बार बार कैटिवा के बारे में सोच रहे हैं वहां पे आयोडाइड एब्स्ट्रैक्टर चाहिए होते हैं, जो कि वहां से निगेटिव एनाइनिक माइग्रेटरी इंसर्शन को न्यूट्रल माइग्रेटरी इंसर्शन में कन्वर्ट करे और रेस्ट को इन्हांस करे। शायद ये आपको समझ में आया होगा। ये मैं फिर कह रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से है, जो कि आपके गलत कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बैठा है उसको शायद करेक्ट कर पाया होगा। और अगर कर पाए तो आप सेशन को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना क्या ये बात सही है। यहां पर से देखोगे ये नेक्स्ट यहां पर से एक रिएक्शन है, यहां पर से पूछा गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम ऑफ मेटल कार्बोनेटेड, यहां पर कार्बोनिल। मतलब यहां पर से कुछ ऐसे है जैसे आप पढ़ते हो Fe, ठीक है, FeCO का होल 5, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप मान लीजिए एक तरह से CH3Li की रिएक्शन करते हो, फिर यहां पे कुछ प्रोडक्ट बनता है, फिर यहां पर से आगे जाता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिखा दूं कैसे काम करता है, या यहां पर से मान लो कुछ भी बना, उसके बाद यहां पर से भी देखेंगे क्या पढ़ना है। तो यहां पर से इसको मैंने आपको कई बार बताया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हो और कुछ ये ऐसे एक्ट करता है। देखो जैसे ही ऐसे एक्ट करेगा इस तरह रिप्रेजेंट करने में, मतलब ये दोनों सेम है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाओगे वो भी, और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिथियम है तो इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा, सबको पता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो वो बनेगा, ये इसकी ओपनिंग हो जाएगी। और फाइनली यहां पर से अगर आप देखोगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, CO का होल 4, Fe डबल बॉन्ड C O निगेटिव, यहां पर से लिथियम चिलेटेड फॉर्म में, और यहां पर CH3। अब यहां पर आप कोई भी एल्काइलेटिंग एजेंट डाल दो। एल्काइलेटिंग एजेंट क्या होता है, जैसे CH3I, मतलब जो यहां पर से प्रोडक्ट बना है ये CH3I जैसे ही करोगे तो यहां से एल्काइल ग्रुप को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, SN2 रिएक्शन होती है और इस आयोडाइड को आसानी से बाहर कर देगा। और यहां पे आपको फिशर कार्बीन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पर से ये CH3। इस तरह की कोई भी न्यूक्लियोफिलिक ये एक रिएक्शन है जो कि आप वेल नोन, आप जान रहे हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भी हमारे मेटल कार्बोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं इनके ऊपर अगर किसी भी तरह का न्यूक्लियोफाइल, जरूरी नहीं आप CH3 डलाओ, आप PH वगैरह भी डला सकते हो। आपने देखा होगा कि जो वेल नोन फिशर कार्बीन सिंथेसिस है, इसी के ऊपर अगर आप PHLi डाल देते हो या कोई और मतलब न्यूक्लियोफाइल डालोगे, OH डाल दो वगैरह, तो सारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और इस रिएक्शन को सिंपली हेबर बेस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो इस रिएक्शन को, ये तो सब आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बस एक तरह से नेम रिएक्शन अगर के थ्रू आ गया तो आपकी दिक्कत हो सकती है। आप देख रहे हो डे बाय डे कहीं ना कहीं एकदम टू द पॉइंट चीजें पूछता है, ठीक है ना, टू द पॉइंट चीजें पूछता है। अगर आपसे पूछ लिया ऐसे ही दे दिया और यहां पे 4 नाम दे दिए, फिर आपका रह जाएगा सिस्टम। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, रिएक्शन तो याद है, साथ में से बोलते क्या है, हेबर बेस रिएक्शन। और अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो ये फिर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से DMG रूल, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी से एसोसिएटेड यहां मैकेनिज्म का पार्ट है। इसमें आपको बताना है, यहां पर से आपके पास ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। DMG रूल को अगर मैं एक लाइन में रिपीट कर दूं तो आप समझ लीजिए, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का किसी अनसैचुरेटेड एल्कीन के ऊपर अटैक ही हमारा DMG रूल बताता है। वो ये बताता है कि इवन कार्बन सेंटर का जो भी सिस्टम होगा उस पे पहले अटैक होगा, बाद में ऑड में होगा। और सेकंड चीज है कि ओपन सिस्टम में या एसाइक्लिक में पहले अटैक होता है इन कंपैरिजन टू साइक्लिक वन। थर्ड रूल क्या है ये अगर आपको जानना है तो आप रेफरेंस बुक नंबर लेक्चर नंबर 1 आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं, सीरीज प्लेलिस्ट में बनी हुई, आप जाके चेक कर लो, डिटेल में सारे रूल्स बताए थे। उसके बिहाफ पर ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपने उस लेक्चर से कुछ सीखा हो या आज के लेक्चर से कुछ सीखा हो तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये पूरी सीरीज
लंबी सी चलेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में क्या चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं कि किस टॉपिक के, किस सब टॉपिक के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन चाहिए। हम उसको प्रोवाइड करने के लिए जरूर यहां पर प्रेजेंट रहेंगे, और लेक्चर कैसा लगा बताना जरूर। थैंक यू सो मच गाइस।